आज का टॉपिक है मैट्राइसिस। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसे है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of m into n numbers in m rows and n columns enclosed in square bracket or semicircle bracket, and this arrangement is called matrix of order m by n। इसका मतलब क्या है? अभी सबसे पहली चीज कि हमको पहले तो अरेंजमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ रफ चीज़ है आपको समझने के लिए। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? मुझे कुछ नंबर लिखने हैं, मेरे पास कुछ नंबर से उसको लिखना है। लिखना कैसे? तो उसको लिखना है मुझे रो वाइज। रो का मतलब होता है द हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको हम बोलते हैं रोज। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फोर्थ रो। इसी को हम R1, R2, R3, R4 ऐसे लिखा तो भी चलेगा। तो नंबर्स लिखने हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज। कॉलम मतलब द वर्टिकल लाइंस, उसको बोलते हैं कॉलम्स। तो कॉलम में भी जब नंबर लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। लेकिन उसको लिखते समय हम C1, C2, C3 लिखते हैं। C मतलब कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। हमेशा कॉलम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और हमेशा रो टॉप टू बॉटम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 रो निकाले और 3 कॉलम निकाले। तो रो का नंबर जो होता है उसको m बोलते हैं, कॉलम का नंबर वो जो होता है उसको n बोलते हैं। और इस नंबर को अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, कितने? 4 रो और 3 कॉलम, तो उसकी ऑर्डर रहेगी 4/3। ऑर्डर क्या रहेगी? 4/3। तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब कैसे? देखो मेरे पास कुछ नंबर है, मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। मैट्रिक्स को कोई भी लेटर चलता है, ए से लेकर जेड तक। ए मैट्रिक्स है, मैं उसी तरह के कुछ नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। कि मैंने क्या किया है, मैंने 4 रो और 3 कॉलम में कुछ नंबर लिखे हैं। यहाँ पे कितने रो होते हैं? दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इसको मैं R1, R2, R3, R4 बोल रहा हूँ। और मैंने 3 कॉलम में नंबर लिखे हैं, तो उसका C1, C2 और C3 नाम आएगा। तो और वो नंबर को मैंने क्या किया है? बॉक्स ब्रैकेट में इनक्लोज किया है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में इसके साथ और एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो मतलब उसका पोजीशंस। हर एलिमेंट को एक पोजीशन होता है। जो नंबर 1 है वो कहाँ पे? अगर मैंने पूछा आपको कहाँ पे, तो आपको रो और कॉलम का यूज करके, बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, वी मार्क द पोजीशन। देखो तो ये कहाँ पे है? ये 1 तो फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे। तो इस पोजीशन को लिखते हैं 1-1। ये पोजीशन रहते हैं 1-1। 1-1 का मतलब इसको 11 नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं 1-1। 1-1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे जो नंबर है वो। और एलिमेंट को ज़्यादातर स्मॉल ए लेटर यूज़ किया जाता है। तो A 1-1 पोजीशन पे क्या है? तो 1। तो ये सेकंड जो नंबर है, ये
ये नंबर किस पोजीशन पे है, तो उसी रो पे है, तो रो नंबर 1 पे है, लेकिन कॉलम नंबर 2 पे, तो उसका पोजीशन आएगा A12, तो उसका पोजीशन आएगा A12 2 का। तो ये 3 का पोजीशन क्या है, तो रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम थर्ड है, तो इसका पोजीशन है A13। इसी तरीके से हम सब नंबर्स के पोजीशन लिख सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा डायरेक्टली लिखता हूँ, आप चेक करो मैं जो लिख रहा हूँ। तो ये पोजीशन है 2 1 ना, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो A21 उसका नंबर है 4, तो A22 उसका नंबर है 5, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम उसका नंबर है 6। तो अभी मैं पहले नंबर लिखता हूँ 7 कहाँ पे, 7 है फर्स्ट रो नंबर 3 पे और कॉलम नंबर फर्स्ट पे, तो A31, तो A32 पे कौन सा नंबर है 8, A33 पे कौन सा नंबर है 9, A41 पे -1, A42 पे 3 और A43 पे 5। तो मैट्रिक्स में पहली चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं और उसकी ऑर्डर कैसे लिखते हैं। उसके बाद सब एलिमेंट्स की पोजीशन भी आनी चाहिए। देखो मैट्रिसेस चैप्टर ये डिटरमिनेंट के बाद का चैप्टर है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कुछ चीज़ें सेम भी है और कुछ डिफरेंस भी है उसमें। तो ये फर्स्ट सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डिटरमिनेंट में जितने रो होते थे उतने ही कॉलम होते हैं। तो जितने रो मतलब 2 रो है तो 2 ही कॉलम रहेंगे, 3 रो है तो 3 ही कॉलम रहेंगे। तो इसलिए हम डिटरमिनेंट को ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट बोलते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में आप जितने चाहे उतने रो और जितने चाहे उतने कॉलम बना सकते हो, लेकिन सब रो और सब कॉलम जितने आप करेंगे उस सब में नंबर फिट होने चाहिए। उससे ज़्यादा नंबर नहीं चलेंगे, उसके कम भी नंबर नहीं चलेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर आप खाली नहीं रख सकते। तो रो और कॉलम वाइज नंबर लिखना है। दूसरा डिफरेंस ये है कि डिटरमिनेंट में हम 2 वर्टिकल लाइंस देते थे, खड़ी लाइन देते थे, और यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लिखना है। आपने गलती से भी अगर लाइन निकाल दिया दोनों जगह पे तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा और मैट्रिक्स नहीं रहेगा। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी ध्यान में रखो। ओके, तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। देखो अभी और एक चीज़ है, मैट्रिक्स लिखने का एक अलग तरीका होता है। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल लेके वो समझाता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। मतलब इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 3/3 है। तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो 3 × 3 होता है 9, तो टोटल नंबर है 9, तो 9 एलिमेंट इसमें आएंगे, 9 नंबर इसमें लिख सकते हैं हम 3 रो और 3 कॉलम का यूज़ करके। कैसे लिखेंगे, तो पहला नंबर है A11 पोजीशन उसकी, दूसरा A12, फिर A13, फिर A21 सेकंड रो में, A22, A23, फिर थर्ड रो में A31, A32 और A33। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो टोटल 9 पोजीशन है। ये मैट्रिक्स को मैं बहुत शॉर्टकट मेथड से भी लिख सकता हूँ। कैसे, तो देखो इसी को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इक्वल टू AIJ। ध्यान से देखो मैंने लिखा AIJ और मैं नीचे लिखता हूँ I इक्वल टू 1, 2, 3 और J इक्वल टू ऑल्सो 1, 2, 3। तो मतलब I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। तो रो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रो है और J मतलब कॉलम भी 3 है, 1, 2, 3। तो ये 3 रो और ये 3 कॉलम, मतलब अगर मैंने एक सेट रो का बनाया, रो के नंबर का, और एक सेट मैंने कॉलम के नंबर का बनाया, तो इन दोनों से मुझे जितने भी रिलेशन मिल सकते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, उस सब एलिमेंट को लेके, वो पोजीशन को लेके मुझे टोटल 9 पोजीशन मिलते हैं और उससे मेरा 3/3 का मैट्रिक्स बनता है। तो इसी मैट्रिक्स को मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है AIJ, I इक्वल टू 1, 2, 3, J इक्वल टू 1, 2, 3, तो मेरा एक 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। तो ये है मैट्रिक्स की डिफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई तो हम आगे जा सकते हैं।
तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छी तरह और समझ में आए इसलिए। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो अभी ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस आई। तो राइट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। तो देखो अभी मैंने क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स का फॉर्मूला लिखा है मैंने एलिमेंट्स के लिए। ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे ब्रैकेट स्क्वेयर 5 माइनस आई, और ए आई जे का आपको ऑर्डर भी दिया है, ऑर्डर है 3/2। मतलब क्या, इस मैट्रिक्स में 3 रो है, 2 कॉलम है, मतलब टोटल 6 एलिमेंट्स है, और उसमें रिलेशन है ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे ब्रैकेट स्क्वायर अपन 5 माइनस आई। तो पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए 3 रो और अगर 2 कॉलम हमने निकाले तो टोटल मुझे कितने पोजीशन मिलते हैं। कॉलम के 2 पोजीशन है 1 2, रो के 3 पोजीशन है 1 2 3। तो दोनों को मिला के मुझे टोटल 6 पोजीशन मिलते हैं। कैसे, 1 1 1 2, ये पोजीशन है 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 2 2, फिर रो पहले रहता है इसलिए रो पहले लिया मैंने 3 1 और 3 2। टोटल मेरे को 6 पोजीशन मिल रहे हैं। तो हर पोजीशन के लिए मुझे ए आई जे की वैल्यू मिलेगी। तो मतलब कैसे, तो ए आई के जगह पे 1 लिखा, जे के जगह पे 1 लिखा, तो 1 1 की पोजीशन मुझे मिलेगी 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 जीरो होता है, तो जीरो अपॉन एनीथिंग नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। डिनोमिनेटर में अगर नॉन जीरो नंबर है और न्यूमरेटर में जीरो है तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है। तो a11 की वैल्यू आ गई 0, तो a12 लिखा मैंने अभी। a12 का मतलब क्या होता है, आई के जगह पे 1 लिखूंगा, जे के जगह पे 2 लिखूंगा, तो ये आएगा 1 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई मतलब 1। तो इसका आंसर आएगा -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4। फिर इसी तरीके से मैंने a21 की वैल्यू निकाली, तो आई की वैल्यू मैंने 2 डाली, जे की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, तो इसका आंसर आया 1/3। सिमिलरली a22, 22 का मतलब होता है आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, 2 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, फिर ऊपर जीरो आया तो इसका आंसर जीरो आएगा। फिर मैंने a31 की वैल्यू निकाली, तो आई की जगह पे 3 लिखा, जे की जगह पे 1 लिखा, 3 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, तो 3 माइनस 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4/2, तो आंसर आया 4। फिर मैंने a32 की वैल्यू निकाली, 3 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, तो उसका आंसर आया 1/2। तो मुझे 3/2 ये ऑर्डर में जितने भी पोजीशन आते हैं सब पोजीशन की वैल्यू मेरे पास अभी है, मुझे सब वैल्यू मिल गई। तो मैं इसको लेके फिर मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। देयरफॉर A इक्वल टू A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो वो नंबर आया a11, फिर a12, फिर a21, फिर a22, फिर a31, फिर a32। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। आई होप आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई है। तो अभी हम उसका अगला टॉपिक लेते हैं। इसका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप्स क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया तो जो 12 में मैट्रिसेस का जो चैप्टर है वो बहुत इजी जाएगा आपको। 11 के चैप्टर की वजह से बहुत सारे बच्चों को 12 में इन्वर्स निकालना नहीं आता, तो इसलिए सब डेफिनेशन अच्छी तरह से करो। जो भी डाउट है वो सब मुझे नीचे कमेंट में बोलो, तो हम सब वो सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर अगर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपका अगला जो चैप्टर है 12 में मैट्रिसेस वो भी अच्छा हो जाएगा। तो पहला टाइप है मैट्रिक्स का, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है ये सब। रो मैट्रिक्स, नाम में सब कुछ है, नाम है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स
अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, उसका नाम ही रो है, तो एक ही रो जिस मैट्रिक्स को है उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सिंगल रो वाला चाहिए ना, तो देखो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जिसमें कुछ नंबर लिखे मैंने 1 2 3 और बाहर बॉक्स ब्रैकेट दिया है, तो ये हो गया मैट्रिक्स। कितने रो है यहाँ पे, तो एक रो। कॉलम कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 3 कॉलम है लेकिन रो 1 है इसलिए इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगर मैंने उसका दूसरा सम लिया तो मैं दूसरा सम लेता हूँ, उसके लिए मैट्रिक्स बी लिखता हूँ, वहाँ पे लिया -1 और 9, तो इसमें रो 1 ही है लेकिन कॉलम 2 है, तो 1/2 इसके ऑर्डर हो गए। तो ये हो गई रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। जो सेकंड डेफिनेशन है जो आप खुद बना सकते हो, अभी बहुत ईजी है, उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। देखो ऊपर मैंने लिखा रो मैट्रिक्स और डेफिनेशन बनाए, अभी कॉलम क्या आप बोलो, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे a matrix having only one, बोला आपने, कॉलम। a matrix having only one column is called a column matrix। अभी करना क्या हमको, सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसमें सिर्फ एक रो आएगा, कॉलम भले कितने हैं, तो मैंने लिखा -6 5 11। देखो इसमें कितने रो है, 3 रो है लेकिन कॉलम 1, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। एक एग्जांपल मुझे लगता है काफ़ी है इसके लिए। अभी मैं अगली डेफिनेशन ले रहा हूँ, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन सब नाम मेरे, उसका नाम अच्छी तरह से आप पढ़ो, उसका मीनिंग समझ लो, तो आपको डेफिनेशन बहुत इजीली समझ में आएगी। सिंगलटन, सिंगल, a matrix having only one element, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट है उसको बोलेंगे सिंगलटन। मतलब कैसे, एक मैट्रिक्स लिखा मैंने जिसमें 5, उसमें कितने रो है, 1, कितनी कॉलम है, 1, तो ये हो गया सिंगलटन। हाँ अभी ये रो मैट्रिक्स है क्या, डेफिनेटली, क्योंकि एक रो है। ये कॉलम है क्या, है, क्योंकि उसमें एक कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और सिंगलटन भी है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंगलटन मैट्रिक्स हमेशा रो मैट्रिक्स होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि रो मैट्रिक्स हमेशा सिंगलटन मैट्रिक्स होता है। समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद मैं लेता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखो रेक्टेंगल सबको पता है, रेक्टेंगल कैसे दिखता है, नॉर्मली ऐसे दिखता है। अगर मैंने इसको लेंथ बोला और इसको ब्रेड्थ, तो एल और बी अगर सेम नहीं है तो ज़्यादातर उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, अगर सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये इफ़ एल नॉट इक्वल टू बी, लेंथ ऑफ एल नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल। तो इस फॉर्म में जो मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम रहेंगे और दोनों इक्वल नहीं रहेंगे उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने रो के लिए एम लेटर चूज़ किया था और कॉलम के लिए एन लेटर चूज़ किया था, तो मैं इस यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, इन ए आई जे जिसके ऑर्डर है एम बाई एन, एक मैट्रिक्स है, एंड एम नॉट इक्वल टू एन, तो रो और कॉलम सेम नहीं है, जितने रो रहेंगे कॉलम उससे अलग रहेंगे, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ए मैट्रिक्स मैंने लिखा जिसमें कुछ रो है कुछ कॉलम है। देखो कितने रो है, तो टोटल 2 रो है, बराबर, इसका ऑर्डर है कि 2 बाय कॉलम 3, तो रो और कॉलम सेम है क्या, नहीं, नंबर अलग अलग है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैं कुछ अलग एग्जांपल लेता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 2 मैं ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स लिया मैंने -5 6 1। देखो इस मैट्रिक्स में कितने रो है, 3, कितने कॉलम है, 1, सेम है दोनों, नहीं, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
हाँ, इसको आप बोल सकते हो कि इसमें एक ही कॉलम है तो एक कॉलम मैट्रिक्स भी है, वो कॉलम भी है उसके साथ वो रेक्टेंगल भी है। और एक एग्जांपल लेता हूँ और ये मैं ख़त्म करता हूँ, फिर अगला टाइप लेंगे हम। तो मैंने लिखा है अभी 5 6 -1 2 6 9। देखो इसमें कितने रो है, तो 3 रो दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 और 3। और कितने कॉलम दिख रहे हैं, 2। तो उसके ऑर्डर आ गए 3/2। सेम है दोनों, नहीं, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अगला टाइप है, अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 5, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जिसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आप चाहे तो उसको और एक नाम दे सकते हो, वाइड मैट्रिक्स। उसको मैं और एक नाम दे सकता हूँ, एम्प्टी मैट्रिक्स। मीनिंग तो सेम ही है, जीरो मैट्रिक्स सब नाम में है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो जिसमें एवरी एलिमेंट इज जीरो, अ मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट जीरो। जिस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जीरो है उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स लिखते हैं लेटर ओ से, इसको ओ बोला, इसको जीरो बोला, दिखने को दोनों सेम दिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले एग्जांपल ओ, और ओ के नीचे है ना उसका ऑर्डर लिखने का, तो मैंने लिखा 2/2। तो ये 2 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम मतलब टोटल 4 एलिमेंट है और सब एलिमेंट जीरो है। तो मैं इसको लिखूंगा 0 0 0 0। तो ये हो गया 2/2 का जीरो मैट्रिक्स। अगर मैंने लिखा यहाँ पे, मुझे लिखना है अभी 2/3 का जीरो मैट्रिक्स, जिसमें रो 2 ही रहेंगे लेकिन कॉलम 3 रहेंगे, तो 2 रो और 3 कॉलम वाला जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो का मतलब हमेशा जब मैट्रिक्स में जीरो आएगा तो उसका मतलब लेने का जीरो मैट्रिक्स, और वो हर ऑर्डर का बन सकता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से उसको हम बदल सकते हैं। तो उसके बाद का जो डेफिनेशन है, टाइप है, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब चेंज करो, ट्रांसपोज करो उसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते कभी कभी। तो करना क्या है, जो भी मैट्रिक्स आपके पास रहेगा, सोचो आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर क्या है, देखो आप ही, इसकी ऑर्डर है 2/3। ओके, तो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर टोटली चेंज कर दो, मतलब उसको उल्टा कर दो, जैसे हम रेसिप्रोकल में करते वैसे उल्टा कर दो। मतलब जितने रो है उतने कॉलम बनाओ, और जितने कॉलम है उतने रो बनाओ। तो अगर मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया जिसमें रो रहेंगे 3 और कॉलम रहेंगे 2, लेकिन वो इसी नंबर से चाहिए मुझे, तो अगर फर्स्ट रो क्या है 1 2 3 है, ये फर्स्ट रो है, तो वही मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम ही मेरा रहेगा 1 2 3। फिर सेकंड रो क्या है 4 5 7, तो मेरा सेकंड कॉलम भी रहेगा 4 5 7। तो यहाँ पे जितने रो यहाँ पे थे उतने कॉलम यहाँ पे है, जितने रो ऊपर थे उतने कॉलम यहाँ पे है। ओके, तो इस मैट्रिक्स को जो ए मैट्रिक्स से बनाया गया है और जिसके ऑर्डर टोटली उल्टी है ऊपर वाले ऑर्डर से, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ए का ट्रांसपोज, और उसको लिखते हैं a⁻t। टी का मतलब ट्रांसपोज होता है, कभी कभी उसको डैश भी लिखते हैं, a', कभी कभी ऐसा लिखा जाता है। तो a' का मतलब भी ट्रांसपोज होता है और a⁻t का मतलब भी ट्रांसपोज होता है। तो उसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगा तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, इफ इन मैट्रिक्स aij इक्वल टू aji। देखो a11 इक्वल टू a11, a12 12 पे क्या है यहाँ पे 2, तो 21 पे 2 है, a13 पे क्या है 3, तो a31 पे क्या है 3,
A21, 21 पे 4 है तो यहाँ पे 12 पे 4 है। तो जब Aij इक्वल टू Aj आएगा उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अभी हम लेंगे अगली डेफिनेशन। तो अगला टाइप है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत पहले आना चाहिए था, इतना लेट क्यों है। मैंने थोड़ा उसका जो सीक्वेंस है ना वो थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया है, जो समझने के लिए ये सीक्वेंस ज़्यादा अच्छा है उससे। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो सब मैट्रिक्स के टाइप मैंने पहले बोला है आपको कि जितने भी टाइप इससे पहले हमने सीखे, 6 टाइप जो सीखे, हर टाइप में मैट्रिक्स किसी भी रो और किसी भी कॉलम का हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ से आगे जितने भी मैं अभी मैट्रिक्स लिखूंगा वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे। अगर रेक्टेंगल के लिए रो और कॉलम अलग अलग चाहिए तो स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, तो रो और कॉलम सेम चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स A हैविंग नंबर ऑफ रोज, जिसको हम बोलते हैं m, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसके रो और कॉलम के नंबर सेम है, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने रो उतने ही कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। मैं अभी एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। तो 2 3 फर्स्ट रो में, 4 -5 सेकेंड रो में, तो यहाँ पे 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जितने रो उतने ही कॉलम। फिर आप 2 रो 2 कॉलम ले सकते हो, आप शायद 3 रो 3 कॉलम ले सकते हो, 5 0 3 2 1 9 1 1 3। तो और एक मैट्रिक्स लिखा मैंने, तो इसके 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ईजी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने रो उतने ही कॉलम। लेकिन अभी मैं जितने भी मैट्रिक्स नीचे लिखने वाला हूँ वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे, आप ध्यान से देखो। तो मैं अगला मैट्रिक्स लेता हूँ, नंबर 8 मैं उसको बोलूँगा, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार स्क्वायर समझ में आया तो ही नीचे आना है हमको। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट फिर से देखो और फिर नीचे आओ। तो अगला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखने से पहले हमको डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हो वो देखना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको देखना है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, तो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लो, उसमें द एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन Aij where I equal to j is called diagonal elements। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर फॉर एग्जांपल ऊपर वाला मैट्रिक्स लिया मैंने, फ्रॉम मैट्रिक्स ए, अगर आपको याद है तो ऊपर ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स था 2 3 4 -5। अगर आपको पोजीशन पता है तो आप थोड़ी फास्ट पोजीशन बोल सकते हो, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ऐसे पोजीशन जहाँ पे रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम है, तो ये पोजीशन है 1 1, तो यहाँ पे सेम है 1 1। फिर ये 1 2 तो अलग है, 2 1 अलग है, सॉरी 2 2 फिर सेम है। तो ये दो एलिमेंट को बोलेंगे हम डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम के नंबर सेम आएंगे पोजीशन में, 1 1 और 2 2। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट से हमारे 2 और -5। अगर मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया जो हमने ऊपर लिखा था फ्रॉम मैट्रिक्स बी, तो बी मैट्रिक्स हमने लिखा था 5 0 3 2 1 9 1 1 3। तो बोलो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, समझ में आ रहा है। तो देखो ये,
तो पोजीशन अगर चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा 1 1, ये 1 2, फिर ये 1 3, तो 1 1, तो यहाँ पे दोनों रो और कॉलम के नंबर सेम है। ये पोजीशन है 2 1, 2 2 और 2 3, तो 2 2 वाला है। 3 1, 3 2 और 3 3, तो 3 3 वाला पोजीशन। तो ये 3 एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट। अगर आपको डायगोनल एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया, उसकी कंसेप्ट समझ में आ गई, तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एवरी डायगोनल एलिमेंट थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0। तो एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सब 0 चाहिए, और एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो चाहिए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर सब डायगोनल एलिमेंट अगर हम चेक करेंगे तो वो उसमें कम से कम एक नंबर 0 नहीं है, लेकिन जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब 0 है, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल कभी कभी डेफिनेशन समझ में नहीं आता, लेकिन एग्जांपल लेने के बाद वो फौरन समझ में आ जाता है। मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, अब ध्यान से चेक करो तो मैंने क्या लिखा है। मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखा है, उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही नॉन जीरो नंबर है 5 2 3, लेकिन वो छोड़ के जितने भी नंबर बचे हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब 0 है। तो दिस मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैंने सम दूसरा ऐसा लिया जिसमें यहाँ पे लिखा -5, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 0, लेकिन बाकी सब एलिमेंट तो 0 ही है, तो मतलब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट का एक एलिमेंट 0 है। तो मैंने बोला एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन जीरो चाहिए, तो एक 0 रहा तो भी चलेगा, 2 0 लिखे यहाँ पे तो भी चलेगा, लेकिन तीनों 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अगर तीनों 0 लिख दे तो फिर वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, और जो बचे हुए एलिमेंट है नॉन डायगोनल वो कंपलसरी 0 चाहिए। तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो फिर उसके अगली डेफिनेशन है, मुझे लगता है डेफिनेशन नंबर 9 नंबर का डेफिनेशन है, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, तो इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगले हर टाइप में ये लाइन आने वाली है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0, उसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है। लेकिन उसकी और एक कंडीशन है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, लेकिन वो नॉन जीरो भी चाहिए। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, 0 नहीं है, जो आप अलग नंबर लिखेंगे जो सेम है, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स ए, यहाँ पे लिखा -2 -2 -2, तो बाकी सब एलिमेंट 0। तो क्या यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो नंबर है और वो सेम है -2 -2 -2, और बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, कोई डाउट? यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। ओके, तो मैं लगे तो और एक सम लेता हूँ जो 2x2 का लूँगा मैं। अभी यहाँ पे लिखा मैंने 11, यहाँ पे लिखा 11, बाकी तो 0। तो डायगोनल एलिमेंट देखो तो नॉन जीरो नंबर है और सेम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट सेम है,
तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं चेक करो, नहीं आ रहे तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि नहीं समझ में आया, हम उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद का मतलब उसको नंबर 10 बोलता हूँ मैं, उसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट को और एक नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ये भी बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम में सब कुछ रखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। सेम कंडीशन डायगोनल में भी थी, स्केलर में थी, यूनिट में भी है। सेकंड कंडीशन हर की अलग अलग है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एवरी डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। जिसका हर डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट हर 0 है, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिनोटेड बाय आई। उसके लिए आई लेटर फिक्स है। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की है, तो इसलिए मैं उसको एग्जांपल लेते समय डायरेक्टली आई लेटर लिखूंगा, तभी मैं ए और बी नहीं लिख रहा हूँ। आई टू का मतलब होता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब रो और कॉलम 2 है। रो मैट्रिक्स रहेगा 1 0 0 1। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं I3 जिसका ऑर्डर 3 है, इसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आप चेक करेंगे तो उसके सब डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। तो डेफिनेशन एक के बाद एक जो हम 4 डेफिनेशन देखा है स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा उसके बाद डायगोनल, फिर उसके बाद स्केलर, फिर उसके बाद आइडेंटिटी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमने लिया तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। वो तो स्केलर ही कि उसके सब एलिमेंट सेम है, और हर स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो मतलब अगर मैंने थोड़ा रफली मैं बोलता हूँ, अगर मैंने सेट लेके अगर उसको लिखा तो मैं लिखूंगा कि सबसे बड़ा सेट रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, और उसमें उसका सबसेट आएगा जो डायगोनल मैट्रिक्स का, फिर उसका सबसेट आएगा वो स्केलर मैट्रिक्स का, फिर उसका सबसेट आएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ओके, तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, but every square matrix is not a diagonal matrix. Every scalar matrix is a diagonal as well as square, but every diagonal and square matrix need not be scalar. तो ये समझ में आना चाहिए। तो उसके बाद हमने टोटल देखे 10 डेफिनेशन, तो ये हो गया डेफिनेशन नंबर 11। ओके, तो डेफिनेशन नंबर 11, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसमें 2 टाइप है। पहला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन इसे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर आया, a square matrix A, the elements above diagonal, at least one is non-zero, और every element below diagonal
इक्वल टू 0। तो सब एलिमेंट जो डायगोनल के ऊपर है वो सब जीरो होने चाहिए, कम से कम एक तो नॉन जीरो चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट बिलो डायगोनल है वो हर एलिमेंट जीरो चाहिए। मतलब कैसे? तो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैट्रिक्स ए। तो मैं 3x3 का लूँगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें पहले मैं डायगोनल एलिमेंट कुछ तो लिख रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट लिखा मैंने 1 -2 और 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ऊपर मैंने कुछ नंबर लिखे 3, 5, 8 लिखा। तो देखो डायगोनल के ऊपर मैंने नंबर लिखे नॉन जीरो नंबर, लेकिन कंपलसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सब एलिमेंट किसी भी हालत में जीरो चाहिए, वो सब एलिमेंट जीरो है। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसका डेफिनेशन थोड़े से हार्ड लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर बोलूँगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, इन स्क्वायर मैट्रिक्स A, if Aij equal to 0 for all I is less than j, then the matrix is called upper triangular matrix। ऐसा मैंने क्यों लिखा देखो, तो I मतलब होता है नंबर ऑफ रो और J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे रो कितने हैं? तो 3, कॉलम कितने? 3। तो पोजीशन क्या है? 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। अगर थोड़ा सोचेंगे तो देखो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। इसके ऊपर जो है उसके नंबर क्या देखो, पोजीशन के नंबर 1 2 1 3 और ये 2 3, तीनों पोजीशन में 1 2 1 3 और 2 3, ये तीनों पोजीशन में आए मतलब रो का नंबर कॉलम से छोटा है, रो का नंबर कॉलम से छोटा है। और नीचे वाले डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे नंबर है वहाँ पे जितने भी पोजीशन आएंगे वहाँ पे आएंगे पोजीशन ए 2 1, ये 2 1, ये 3 1 और ये 3 2, 2 1 3 1 और 3 2, ये तीनों पोजीशन पे आई का नंबर जैसे बढ़ाता है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन जो थी आई लेस देन जे वो गलत है, यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे चाहिए। जहाँ जहाँ आई की वैल्यू जे से बड़े आएगी वहाँ पे अगर 0 आता है वो एलिमेंट की पोजीशन पे, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स विथ अपर ट्रायंगुलर। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, हर बार चेक करने का डायगोनल के एलिमेंट सब 0 चाहिए, उसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट सब 0 चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये समझ में आया तो अगला डेफिनेशन उससे भी इजी है, आपको आ जाएगा। तो उसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो आप भी बोल सकते हैं। अभी मैं उसको मैथ्स के लैंग्वेज में बोलता हूँ, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, in a square matrix A, if Aij equal to 0 for all I less than j, जहाँ जहाँ I का नंबर j से छोटा है, मतलब ये 3 पोजीशन आएंगे, 1 2 और 3 पोजीशन, ये 1 2 1 3 और 2 3, अगर वहाँ पे सब 0 है और जो उसके डायगोनल के एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट है वहाँ पे कम से कम एक नंबर तो ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसका भी हम एग्जांपल लेंगे। मैट्रिक्स में ले रहा हूँ अभी 1 2 3 4 5 6, बाकी सब 0। तो देखो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सब 0 है, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैट्रिक्स बी, 5 6 7 0। तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल के नीचे नंबर है नॉन जीरो, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर टोटल 0 है, जितने भी एलिमेंट है वहाँ पे एक एलिमेंट है,
तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगली डेफिनेशन है या अगला टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ डेफिनेशन समझ में आ गया तो आप कभी भी चेक कर सकते हो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका कोई भी सम आपको कभी तकलीफ नहीं देगा अगर डेफिनेशन समझ में आए तो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, then the matrix is called a symmetric matrix. A equal to transpose of A, तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन अगर याद है जो मैंने कुछ देर पहले सिखाई तो बहुत ईजी है। देखो, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ मैं 2 3 3 8। देखो एक मैट्रिक्स लिखा मैंने, अगर मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो क्या आएगा? जो फर्स्ट रो इसका ऑर्डर है 2/2, तो उसके ट्रांसपोज के ऑर्डर भी 2/2 आने वाली है। इसको उल्टा किया तो वही ऑर्डर आएगी। तो फर्स्ट रो है 2 3, तो फर्स्ट कॉलम 2 3 आएगा। सेकंड रो है 3 8, तो सेकंड कॉलम 3 8 आएगा। तो चेक करो तो वही मैट्रिक्स फिर बन गया। तो ए और ए का ट्रांसपोज दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो ए क्या है? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक 3/3 का भी एग्जांपल लेता हूं मैं मैट्रिक्स लिखता हूं ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा। अब मैं इसका फिर ट्रांसपोज लिखता हूं तो क्या है? फर्स्ट रो ए एच जी, तो मैं फर्स्ट कॉलम लिखूंगा ए एच जी। सेकंड रो ए एच बी एफ, सेकंड कॉलम ए एच बी एफ। थर्ड रो है जी एफ सी, थर्ड कॉलम है जी एफ सी। देखो ए और ए का ट्रांसपोज चेक करो, दोनों सेम है। ओके, तो ए क्या है फिर यहाँ पे? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आए फिर अगली डेफिनेशन भी आपको समझ में आएगी। तो अगली डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू उसके आगे लिखा है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है मैं पहले बोलता आपको। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो हर बार ये लाइन आती है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कंडीशन समझ में, ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए इक्वल टू, तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं। अभी मैट्रिक्स लिया मैंने 0 0 0, डायगोनल निकाल लिया मैंने 0 0 0। तो यहाँ पे लिखा मैंने 5, तो ये 5 है ना, तो 5 का पोजीशन है 1 2, तो उसका अगर पोजीशन मैंने उल्टा किया तो 2 1, 2 1 पोजीशन में रहेगा -5। अगर मैंने 1 3 के पोजीशन में लिखा 2, तो 1 3 का पोजीशन का उल्टा पोजीशन होता है 3 1, तो 3 1 पे आएगा -2। अगर मैंने 3 2 के पोजीशन में लिखा 7, तो 3 2 का उल्टा होता है 2 3, 2 3 पे आएगा -7। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका है, तो उसके सब डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और ए आई जे और ए जे आई दोनों की एडिशन हमेशा 0 आती है। तो ये 5 -5 0, 2 -2 0, -7 + 7 0। तो यहाँ पे अगर मैंने इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला तो क्या आएगा? तो फर्स्ट रो 0 5 2, तो फर्स्ट कॉलम आएगा 0 5 2। सेकंड रो -5 0 -7, सेकंड कॉलम -5 0 -7। थर्ड रो -2 7 0, थर्ड कॉलम -2 7 0। तो ए और ए का ट्रांसपोज सेम नहीं दिख रहा है अभी भी, क्योंकि फर्स्ट रो में 0 5 2 है, यहाँ पे फर्स्ट रो में 0 -5 -2 है। तो मैं अगर इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है। डिटरमिनेंट में जब हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन मैट्रिक्स में जब किसी भी नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होता है
तो हर एलिमेंट को होता है जो मैट्रिक्स में है, इस मैट्रिक्स में। तो माइनस साइन अगर मैंने ट्रांसपोज के आगे लिखा है तो इस मैट्रिक्स के हर नंबर के आगे माइनस साइन आएगा। तो मतलब ये नंबर ऐसे बनेंगे 0, ये -5 चेंज होकर +5 बन जाएगा, -2 की जगह पे +2 आएगा, +5 की जगह पे -5, 0 एज इट इज, 7 की जगह पे -7, 2 की जगह पे -2, -7 की जगह पे +7, 0 एज इट इज। तो अगर आप चेक करेंगे तो ए और ट्रांसपोज ऑफ ए सेम आया है। अभी जो -a का ट्रांसपोज लिखा है मैंने वो दोनों सेम आया, तो a इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ a आया। तो यहाँ पे a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मतलब अगर और थोड़े डीप में बोलूं मैं तो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, in a square matrix Aij plus Aji equal to 0 for all I not equal to j, and Aij equal to 0 for all I equal to j, then the matrix is called skew symmetric matrix. अब हम अगले डेफिनेशन के तरफ जाते हैं और अगले डेफिनेशन का नंबर है नंबर 14। वो मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स को, अभी आपको तो पता चल गया होगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, if in square matrix A determinant of that matrix equal to 0, then the matrix is called singular matrix. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमने डिटरमिनेंट निकाला और उसके वैल्यू 0 आई तो वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 5, यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो उसका मल्टीप्लिकेशन था 50। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 आने के लिए 25 और 2, तो ये मैट्रिक्स है। इसका अगर मैंने डिटरमिनेंट निकाला तो क्या आएगा? मॉड में आएगा 5, 2, 25 और 10, और इसकी वैल्यू अगर हमने निकाला, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 50 - 50, तो आंसर कितना है? 0। डिटरमिनेंट क्या है? 0। तो यहाँ पे A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आखिरी डेफिनेशन, आखिरी टाइप, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर, जिसको सिंगुलर समझ में आता है उसको नॉन सिंगुलर समझ में आता है। तो क्या रहेगी डेफिनेशन? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ उसका डिटर्मिनेंट मॉड इज नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका भी एग्जांपल लेंगे, उसमें तो कोई भी नंबर चलेंगे। अभी 5, 6, 7, 8, अगर मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला 5, 6, 7, 8 का, तो उसका आंसर आएगा 40 - 42, आंसर आया -2। तो मतलब उसका आंसर क्या है? नॉन जीरो। तो ए क्या हुआ है फिर? ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करेंगे, अगली बार इसका अगला टॉपिक लेंगे।